हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम लोग ये रिलेशनशिप हालांकि जानते हैं कि F = R/2 होता है, ये तो जानते ही हैं, लेकिन कैसे आता है उसको आज हम डेरिवेशन करेंगे प्लस एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग गोली दर्पण का ध्रुव, मुख्य त्रिज्या, मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण का द्वारक क्या होता है, सब सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले के वीडियो में सीखा है। आज यहाँ पे हम लोग F = R2 कैसे आता है यही हम लोग सीखने वाले हैं, R/2 कैसे आता है यही हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बेसिकली सूत्र हम डिराइव करेंगे सिर्फ अवतल दर्पण के लिए करेंगे, कॉनकेव मिरर के लिए करेंगे। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम लोग उत्तल दर्पण का भी बता देंगे। तो दोस्तों जैसे सपोज हम कर लेते हैं कि हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है, ऐसे हम मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, एक हमारा क्या है भाई, अवतल दर्पण है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब मेरे भाई ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि अवतल दर्पण को इस यहाँ पे जो बिंदु रहता है, मध्य बिंदु को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये सब जानते हैं कि नहीं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। अब हम मान लेते हैं कि हमारी कोई किरण है जो कि आ रही है अनंत से और यहाँ पे टकरा रही है और यहाँ से ऐसे वापस चली जा रही है। ठीक है, ऐसे आ रही है और ऐसे टकरा कर वापस चली जा रही है। दोस्तों परावर्तन की घटना में आप जानते हैं कि जो किरण टकरा कर वापस चली जाती है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं, जो आती है उसे अपवर्तित किरण, आपतित किरण कहते हैं। और ये इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं कैपिटल एम। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं कैपिटल एम। और ये मेरे भाई जो बिंदु है, थोड़ा सा टेढ़ा मुझे लग रहा है, रुक जाइए एक मिनट, मैं इसको थोड़ा और सही बना दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और इसको मैं स्ट्रेट बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा क्लियर कि क्या हो रहा है। ये यहाँ पे ध्यान से देखिए, नहीं बन रहा है ना, बस एक मिनट। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारी ये किरण है और ये यहाँ पे ऐसे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्या हो रही है, आ रही है। तो दोस्तों आपको यह पता है कि इसको हम लोग F बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। R ये किरण कोई A, इसका नाम भी दे देते हैं, कोई किरण A है जो कि आती है दर्पण से टकराती है, परावर्तन का नियम फॉलो करते हुए आपको मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, ये तो आप जानते ही हैं। एक दोस्तों एक और बात है कि यहाँ पे आपका क्या होता है, सेंटर होता है। यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे सेंटर होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक किरण यहाँ से मैं खींच दे रहा हूँ, एक किरण यहाँ से मैं खींच सकता हूँ ऐसे, बताइए सही कर रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, ये किरण यहाँ से ऐसे गई, फिर यहाँ से वापस ये चली भी आएगी, क्योंकि वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यह रूल नंबर आपने तीसरा पढ़ा था जब हम लोग इमेज बनाने का प्रक्रिया पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने यह पढ़ा था कि सेंटर से जाने वाली जो भी प्रकाश की किरणें होती है, सेंटर से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी अपने रास्ते से वापस लौट जाती है। यह हमारा तीसरा नियम था। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, एक अवतल दर्पण लिया। ठीक है, अनंत से कोई किरण आ रही है जिसका नाम AM है और टकराने के बाद पुनः अपना परावर्तन का नियम फॉलो करते हुए चली जा रही है। एक और दूसरा किरण आ रही खींचा हम लोगों ने, जो कि सेंटर से जा रही है और पॉइंट M पे टकरा कर वापस चली जा रही है। दोस्तों यहाँ पे हम एक बात और आपको इन्फॉर्म कर दे रहे हैं कि AM जो क्या है, AM को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण है, ये सब लिख लीजिएगा। AM आपका आपतित किरण है। ठीक है, और AMF आपका क्या है, परावर्तित किरण है, या जिसे हम लोग निर्गत भी किरण कहते हैं, परावर्तित किरण है। ठीक है, ठीक, और क्या है यहाँ पे, ये है। और देखिए दोस्तों ये जो किरण है इसको हम लोग लंब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब है। तो CM आपका लंब है, CM क्या है, लंब है। CM लंब का काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, अरे भाई ये जब आप ऐसे काम करते थे तो आती वाली किरण ऐसे जाती थी, परावर्तित किरण वाली ऐसे, तो आपतित किरण आपका इंसिडेंट रे यही तो होता था, और ये देखिए ऐसे होता था। तो बीच में हम जो ये लाइन खींचते थे, ये वाली,
इसी को तो हम लोग लंब बोलते थे, इसी को तो हम लोग क्या बोलते थे मेरे भाई, लंब बोलते थे। इसको हम लोग आपतित किरण, इसे हम लोग परावर्तित किरण बोलते थे। ये बोलते थे कि नहीं बताइए, आप लोगों को पता है कि नहीं, बोलते थे ना? जी हाँ, बोलते थे। तो यही काम, यहीं पे ये जो सीएम है लंब का काम कर रहा है। जो सीएम आपका है किसका काम कर रहा है मेरे भाई, लंब का काम कर रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे परावर्तन का नियम। अब हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या कहता है भाई, कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण बराबर होता है। मतलब I=R आपने पढ़ा था, बताइए जी, पढ़ा था कि नहीं, पढ़े थे आप लोग। तो ये वाला जो एंगल होगा, इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो मेरे भाई जब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे देखिए आपतित किरण है, ये आपका अभिलंब है, ये आपका क्या है, अभिलंब है, ठीक है। और ये आपका क्या है मेरे भाई, ये आपतित अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बन रहा है, ये आपका कैसा किरण है, ये आपका अभिलंब है। तो ये वाला कोण के बराबर होगा कि नहीं, बस आप इतना हमें बताइए। परावर्तन के नियम में, परावर्तन की घटना में आप क्या जानते हैं, आने वाली किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण I और परावर्तित किरण या अभिलंब के बीच बना कोण R हमेशा बराबर होता है। तो जब CM आपका लंब हो गया मेरे भैया, तो AM आपका आपतित किरण हो गया, इसलिए ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, ऐसा हम जानते हैं। तो हम क्या लिखेंगे अब लिखेंगे परावर्तन के नियम से। क्या लिखेंगे यहाँ पे, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। क्या परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। क्या लिखेंगे भैया, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही तो होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आपका यहाँ पे आपतन कोण क्या है, AMC, ठीक है। कोण पढ़ने आना चाहिए, आप लोग मैथ में कोण कैसे पढ़ते हैं सब सीख चुके हैं। कोण AMC का मतलब ये वाला कोण, उसके बाद कौन सा कोण बराबर होगा भाई, ये वाला CMF। तो कोण, या ऐसे लिखिए FCM, मतलब ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। कैसे बराबर होगा आप समझ चुके हैं, ठीक है मेरे भाई। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा परावर्तन के नियम से। यहाँ तक क्लियर है, ये सब लिखते चलिएगा, बहुत अच्छा चीज़ है ये सब, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आप क्या जानते हैं, ये जो लाइन आपकी है मुख्य अक्ष और आपकी जो आपतित किरण है AM, यह समांतर किरण है दोनों। यह जो दोनों किरणें हैं समांतर है, क्योंकि जब हम लोग क्या जानते हैं भाई, कि समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो समांतर का मतलब क्या, ये जो दोनों लाइन आपकी दिखाई दे रही है AM और CP, समांतर है। समांतर है इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब समांतर जब दो रेखा होती है तो यहाँ पे ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा भैया, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये वाला जो दो कोण आपको दिखाई दे रहा है, लाइन दिखाई दे रहा है AM और CP आपका समांतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि, यहाँ पे लिख लीजिएगा, चूंकि, देखिए बहुत मजा आएगा, चूंकि AM आपका क्या है, समांतर है किसके, CP के, ठीक है। अब ये जो लाइन मैंने खींचा इसको समांतर पैरेलल लाइन चिन्ह, आप लोग इतना तो जानते होंगे भाई। तो भाई जब ये दोनों समांतर है, मतलब ये जो AM और CP समांतर है, तो यहाँ पे देखिए समांतर रेखाओं का जो संबंध होता है, जो नियम होता है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं। कहने का मतलब कोण यहाँ पे किसके बराबर होगा, यहाँ पे जो कोण आपका होगा, कोण AMC, कोण AMC इज इक्वल टू कोण MCF, कोण MCF बराबर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या होगा मेरे भाई, बराबर होगा, ठीक। चलिए एक मिनट, तो अब हम इसे क्या कर लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया। देखिए आपका पहला इक्वेशन में कोण AMC बराबर इसके है, दूसरी इक्वेशन में कोण AMC बराबर इसके है। तो दो इक्वेशन है, एक कोण दो कोण के बराबर है, मतलब यहाँ पे इसके ये बराबर है और यहाँ पे इसके ये बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है, कोण AMC
इज इक्वल टू कोड FCM, ठीक है, बराबर। यहाँ पे भी देखिए कोड AMC बराबर है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया पहले से, तो क्या हो जाएगा, कोड MCF हो जाएगा, ठीक है। तो कोड AMC बराबर कोड FCM इज इक्वल टू एंगल FMCF, मतलब ये वाला कोड इसके बराबर है और ये वाला कोड इसके बराबर है। तो कहने का मतलब भाई ये मिला कि कोड FCM आपका जो है कोड MCF के बराबर हो गया। अच्छा ऐसा है क्या, कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे भाई। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए कोड FMC होगा, यहाँ पे FMC होगा, ठीक है, यहाँ पे कोड FMC होगा, तो यहाँ पे MC होना चाहिए था, एक मिनट, कोड MC होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, कोड FMC, मतलब ये वाला कोड जो आपका है इस कोड के बराबर है, मतलब ये वाला जो एंगल आपका दिखाई दे रहा है इस एंगल के क्या है मेरे भाई, बराबर है। समझ में आ गया कि नहीं भाई, क्या है, बराबर है। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अब आप लोग क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा अब क्या मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। एक त्रिभुज है आपका, ये वाला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, MCF वाला त्रिभुज। यहाँ पे देखिए ये वाला कोड इस कोड के बराबर हो गया कि नहीं। यहाँ पे देखिए ये वाला आपने कर दिया ना, इसको इक्वेशन नंबर हम 3 बोलते हैं, इसे इक्वेशन नंबर हम क्या बोल देते हैं, 3 हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये आपका क्या हो गया, 3 हो गया। तो त्रिभुज MCF में, ट्रायंगल MCF में आपके 2 कोड बराबर हैं। तो यहाँ से एक रूल होता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर 2 कोड बराबर है तो उनके सामने वाली भुजा क्या होती हैं, बराबर होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ भाई, अब यहीं पे हम लिखते हैं त्रिभुज, ठीक है, ऐसे त्रिभुज MCF में क्या क्या भाई, क्या लिखेंगे बताओ, त्रिभुज MCF में क्या लिखेंगे, एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल MCF है, ठीक है, ये है पहले से, आपने यहाँ पे सिद्ध कर दिया इक्वेशन नंबर 3 से। तो ये वाला जो कोड है इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि इसके सामने का कोड ये है, सॉरी भुजा ये है और इसके सामने का भुजा साइड ये है, तो ये दोनों क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ पे आपको क्या मिल गया, CF मिल गया, किसके इक्वल, FM के इक्वल मिल गया। बताइए कैसे मिला है, क्यों मिला है, समझ में आ गया कि नहीं। आप जानते हैं कि बराबर किसी भी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हैं तो उनके सामने वाली जो साइड होती है, भुजा होती है, वो भी क्या होती है, इक्वल होती है मेरे भाई, क्या होती है, वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो CF है किसके इक्वल है, FM के इक्वल है। यहाँ हमने प्रूफ कर दिया कि नहीं, बताइए। अब इसको पहले आप एक बार नोट करिए, ठीक है, तभी मज़ा आएगा भाई, नोट करिए। अच्छा ये नोट करते रहिए और ये भी बताइए कि किसी त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं बराबर है तो उस त्रिभुज का नाम क्या होता है, उस त्रिभुज का नाम होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो आपका जो ये वाला त्रिभुज हो गया, अतः त्रिभुज MCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। अतः त्रिभुज MCF आपका क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसे मेरे भाई आप जरा नोट करिए, तो हम थोड़ा सा ये वाला एरेज करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं। देखिए हमने कुछ नहीं किया है, AM आपका आपतित किरण है और FM आपका क्या है, परावर्तित किरण है, CM आपका लंब है। ये तो लिख लिया, आप लोगों ने। परावर्तन के नियम से ये वाला कोड इस कोड के बराबर हो जाएगा, ये भी आप जानते हैं, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। फिर आपका AM जो है CP के समांतर है, इसका मतलब ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल की इक्वल होगा, ठीक है, एकांतर अंतर कोण से। और यहाँ पे क्या होता है, और हाँ, जब ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है तो इक्वेशन 1 और 2 से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। अब भाई किसी त्रिभुज में 2 एंगल बराबर हैं तो उसके सामने वाली भुजा भी बराबर होती है, तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दिया कि यहाँ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसे आप नोट करिए, तब तक मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूँ अभी क्या करना है इसमें, ठीक। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप नोट कर लेंगे। देखिए बहुत मज़ेदार चीज़ है भाई, बस आप लोग नोट करिए, फिर दिखाते हैं कैसे मज़ेदार है।
वीडियो को रोककर नोट करिए जल्दी से। चलिए, अब यहाँ पे काम हो गया कि हमने क्या प्रूव कर लिया कि जो CF है वो FM के क्या है, इक्वल है। अब मेरे भाई एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप ध्यान देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपका ये जो दर्पण है इसका द्वारक आप समझते हैं ना, कर्वेचर दर्पण का, तो वो क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि इतना ही बड़ा रहे। अगर इसका मुख छोटा रहे, द्वारक का मतलब द्वार, दरवाज़ा जिसे बोलते हैं, ठीक है, दर्पण का ये पूरा ऐसे ऐसे जब बनाएंगे तो इतना बड़ा सर्कल बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, स्फेरिकल बनेगा, गोली बनेगा। लेकिन हम यह मान के चल रहे हैं फिलहाल में कि दर्पण का द्वारक जो है, दरवाज़ा जो है एकदम छोटा हो जाए। कहने का मतलब ये हो जाए कि एकदम छोटा सा हो जाए, इस प्रकार से हो जाए, इस प्रकार से आपका दर्पण का द्वारक हो जाएगा। तो जो यम बिंदु है वो P बिंदु पर आ जाएगा। एग्री है कि नहीं बताइए। दर्पण अगर आप एकदम छोटा ले लीजिए, एकदम छोटा ले लीजिए, जितना छोटा आपसे हो सके तो लेंगे, तो किसी इस प्रकार से, जैसे हम मान लीजिए इतना बड़ा लिया तो आपको दिखाई दे रहा है इतना बड़ा है, तो इसका द्वारक ये इतना है। अगर इससे भी छोटा लेंगे तो ये हो जाएगा, और इसे भी छोटा लेंगे तो ये हो जाएगा, एकदम छोटा लेंगे तो एकदम छोटा हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब है जब दर्पण का द्वारक छोटा हो जाए तो यम बिंदु P पर होगा। तो यही चीज़ लिख लीजिए, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो जाए तो M बिंदु P पर होगा, ठीक है, यम बिंदु P पर होगा। कहने का मतलब क्या होगा, तो जब यम बिंदु P पर होगा तो क्या होगा मेरे भाई, यम बिंदु P पर होगा तो FM आपका FP के बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, FM आपका किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, FP के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा नहीं। FM आपका यहाँ पे था ना, देखिए ये पूरा FM है, तो FM आपका कहाँ पे हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, FP के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि M यहाँ से घसक के यहाँ पे चला जाएगा P पर। तो जब M आपका P पे चला जाएगा तो M जो आपकी दूरी होगी वो FP के क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ पर हमने ये चीज़ प्रूव कर दिया, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर इसको 4 हम बोल देते हैं। इक्वेशन नंबर ये क्या है, 4। इक्वेशन नंबर 4 से समीकरण 4 से क्या भैया, समीकरण 4 से ज़रा हमें यहाँ बताइए। तो समीकरण 4 से क्या, यहाँ पे FM की जगह पे हम क्या लिखेंगे, FP लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा CF = FM। ठीक है, समझ में आ गया। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा, चूँकि जो आपका FM है वो FP के क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे P हो जाएगा ना, ध्यान दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। ये आपका इक्वेशन नंबर जो भी बन गया, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 बन गया। तो मेरे भाई आपने यहाँ प्रूफ कर दिया कि जो CF है वो FP की क्या है, इक्वल है। यहाँ आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है, यह आपने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब मेरे भाई हम समीकरण 5 में हम दोनों पक्षों में FP को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में FP जोड़ने पर, दोनों पक्षों का मतलब इधर भी, तो जब इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, CF प्लस क्या हो जाएगा, FP हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, FP प्लस FP हो जाएगा। देखिए जब समीकरण रहता है तो उसके दोनों साइड हम लोग कुछ भी प्लस कर सकते हैं, कुछ भी माइनस कर सकते हैं, कुछ भी डिवाइड, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा हमारा इक्वेशन का रूल कहता है कि जो भी आप काम करिए दोनों पक्ष में करिए। ठीक है, इधर भी वहीं करिए, इधर भी, इधर का मतलब LHS में वही काम करिए, वहीं RHS में काम करिए, जो भी आप ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, प्लस माइनस जो भी। ठीक है, तो हमने क्या किया भैया, दोनों पक्षों में हमने ये जोड़ दिया। अब मेरे भाई जब आप इसको जोड़ देंगे तो CF प्लस FP मिलके क्या होगा बताइए, CF और ये FP मिलके क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका CP हो जाएगा। और FP प्लस FP मिलके क्या हो जाएगा, 2FP हो जाएगा कि नहीं, ज़रा बताइएगा। 2FP हम लिख सकते हैं कि नहीं इसको, जी बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं मालिक, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, ठीक है, देखिए कैसे हटा रहे हैं यहाँ पे। अब आपका आंसर आने वाला है, जिसकी हम लोग की तलाश थी, जिसका हमें इंतज़ार था, वो बस आ जाने वाला है, यहीं पे आएगा। देखिए कैसे आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया
इस सी एफ में एफ पी आप जब ऐड करेंगे, सी एफ में एफ पी ऐड करेंगे तो ये पूरा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा सी पी, तो हमने यहाँ पे सी पी लिख दिया। और एफ पी प्लस एफ पी करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा ना जी, तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो इसका मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 टाइम्स। अब मेरे भाई इस सी पी को क्या बोलते हो बताओ, इस सी से लेके पी तक की दूरी को क्या बोलते हो? ये आपका मुख्य फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है, बताइए। ये वक्रता केंद्र है, ये आपका मुख्य फोकस है, आपका ध्रुव है। तो सी से पी की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या बोलते हैं ना, इसी को तो हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, बराबर, ठीक है। और एफ पी क्या है आपका, एफ पी आपका क्या है, यहाँ से मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हो बताओ? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? फोकस दूरी बोलते हैं। समझ गए आप लोग कि नहीं? अब क्या करेंगे, इस 2 को शांति से नीचे उतार देंगे कि भैया आप यहाँ से नीचे चले आइए, आपका काम खत्म होने वाला है। तो आप 2 को नीचे जब करेंगे तो मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, जब आप 2 को नीचे करेंगे तो वक्रता त्रिज्या बटा के क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा, बराबर फोकस दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बराबर फोकस दूरी हो जाएगा। मेरे भाई आपका इंतजार खत्म। यहाँ पे आपने प्रूफ कर लिया कि जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। आधा का मतलब 2 से भाग है तभी तो आधा है। किसी चीज़ में आप 2 से डिवाइड कर दे रहे हो तो भी तो आधा होता है। तो यहाँ पे आपने यह दिखा दिया कि जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये आपका जो डेरिवेशन है यहीं पे कंप्लीट होता है मेरे भाई। यहीं पे क्या होता है, आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है। यहाँ अवतल दर्पण के लिए है। एक चीज़ और समझ लीजिए, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, वक्रता त्रिज्या को हम लोग पहले से जानते हैं, शुरू से ही जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से लिखते हैं, बटा के यहाँ पे 2 है, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं। तो मेरे भाई इसी चीज़ की हमें तलाश थी, यही हमारा आ गया। तो जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। तो कहने का मतलब आपने यह प्रूफ कर दिया कि यह बराबर r/2 हो गया। इसका मतलब आपने क्या दिखाया कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध यही होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, अक्सर पूछता है, ठीक है, कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ रेडियस एंड फोकल लेंथ, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीख चुके हैं। यह अवतल दर्पण के लिए आया, ठीक है, अवतल दर्पण के लिए आपने यह प्रूव कर दिया मेरे भाई, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊँगा, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसे आप क्या करिए, नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बात करते हैं। नोट करिए। ठीक, यहाँ आपने ये प्रूव कर दिया। दोस्तों यहाँ पे अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वह ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसे नोट करिए। आप समझ गए कि इसमें कहानी पूरा क्या था। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पे आपका ये चीज़ प्रूफ हो गया। चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तब ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये तो हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए
तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। तो एग्जाम्पल नंबर आपका क्या है, या क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लिख दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या मेरे भाई 1 है। क्या है क्वेश्चन है 1? किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या करिए मेरे भाई, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन मात्र 1 नंबर के आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन मात्र 1 नंबर के आते हैं, ठीक है। आपको क्या पूछा है, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसका फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको दिया क्या है मेरे भाई, पहले सर्वप्रथम जो दिया रहता है उसको लिख लिया करिए। क्या दिया है, यहाँ पे दिया है आपका वक्रता त्रिज्या किसकी, उत्तल दर्पण की। तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस क्या हो जाएगी मेरे भाई 40 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगी प्लस 40 सेंटीमीटर। क्योंकि भाई यहाँ उत्तल दर्पण है इसलिए इसका जो फोकस दूरी होता है और इसका जो वक्रता त्रिज्या होता है वो धनात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, यहीं से न्यूमेरिकल आते हैं। तो आपका जो वक्रता त्रिज्या क्या है 40 सेंटीमीटर है, और एफ आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है, फोकस दूरी तो पूछ रहा है, ये हो गया। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, बताओ फार्मूला आप तो यही जानते हैं ना, एफ इज इक्वल टू आर अपान क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू नहीं पता, आर की वैल्यू क्या पता है 40 पता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 40 रख के 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका जो आएगा सेंटीमीटर में आएगा, इसको काट देंगे तो एफ की जो वैल्यू आएगी 20 सेंटीमीटर आएगी, 20 सेंटीमीटर आएगी, यही आपका फाइनल आंसर है। तो लिखेंगे कैसे, अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितना है मेरे भाई, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपके इस प्रकार के न्यूमेरिकल मात्र 1 नंबर के आते हैं, और वो डेरिवेशन जब आएगा तो सिर्फ 2 नंबर का आएगा, ठीक है। तो आपसे वक्रता त्रिज्या दे के फोकस दूरी पूछ लिया था, ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। कॉन्सेप्ट बस ये फार्मूला याद रहेगा तो आप कर लेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसका जो आर होता है प्लस होता है, तो यह भी आपका क्या होगा प्लस होगा, ठीक। इसको नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए आप लोग नोट कर चुके हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की क्या भाई फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है भाई, 25 सेंटीमीटर है। तो इस दर्पण का क्या ज्ञात करना है, इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताइए, वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको देखिए क्या मैंने बताया था कि जब भी अवतल दर्पण बात करेगा तो उसका जो फोकस दूरी होगा, मतलब आपका जो फोकस दूरी होगा वो ऋणात्मक होगा। क्या होगा मेरे भाई, ऋणात्मक होगा। वो फोकस दूरी आपको जो अवतल दर्पण का दिया है वो क्या होगा बताइए, आपका एफ की जो वैल्यू होगी वो -25 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। साइन कन्वेंशन आप लोग को नहीं बताया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि
कि जब अवतल दर्पण का ये फोकस दूरी आपको से पूछा जाए तो हमेशा माइनस में होता है। किस में होता है मेरे भैया? माइनस में होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहीं अगर उत्तल दर्पण हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, तो वहाँ पे पॉजिटिव होता है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है? निगेटिव होता है। इसलिए इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, कर्वेचर ऑफ रेडियस, वो क्या होगा आपका? माइनस होगा, निगेटिव में होगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? इसकी त्रिज्या बताइए। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? आपको यही आपसे पूछ रहा है। अब फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? फार्मूला आपका होता है एफ इज इक्वल टू आर अपान 2। एफ की वैल्यू कितना है आपका? -25। आर आपसे पूछ रहा है 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, बताइए हो जाएगा कि नहीं? तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? -50 इज प्लस आर, सॉरी मतलब ये। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, आपका आर माइनस में तो आ रहा है, लेकिन आर माइनस आप आंसर में नहीं लिखोगे। कैसे लिखोगे? अतः लिखोगे ऐसे, अतः अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है भाई? 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है भाई? 50 सेंटीमीटर है। आप 50 सेंटीमीटर ऋणात्मक भी लिख सकते हैं, जरूरी ये नहीं है, जरूरी आपका ये है। ठीक है, आप ये आर की वैल्यू है ना, लेकिन आपको आंसर को मॉडिफाई भी करना है। आप आंसर को बताएंगे कि नहीं भाई वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये क्या है? त्रिज्या आपका डिस्टेंस है, आपका जो रेडियस है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी निगेटिव होता नहीं है। तो इस वजह से, इस कारणवश हम लोग क्या करेंगे? वक्रता त्रिज्या को यहाँ पे धनात्मक बना के लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मेरे भाई आज हम लोग रिलेशन पढ़े हैं एफ इज इक्वल टू r/2 में, और एक क्वेश्चन उत्तल दर्पण पर, एक क्वेश्चन अवतल दर्पण पर। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी माइनस में होगी, और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, प्लस में होगी। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आज सीखे हैं हम लोग। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यह चीज़ जो मैंने बताई आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर के आएगा तो इस पे आएगा, अगर वो फार्मूला ड्राइव करने के लिए आ रहा है तो सिर्फ 2 नंबर का आएगा। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ज़रूर आता है, कभी पूछ देता है कि एफ और आर में संबंध बताइए। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई। अब आगे की जो टॉपिक है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, जो 6 ठो प्रतिबिंब नहीं बनता है, आप ध्यान दिए होंगे तो आप 6 प्रतिबिंब बनते हैं ना, उससे क्या क्या रूल है वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करने वाले हैं मेरे भाई। आगे पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिएगा। ठीक, तो अभी हम लोग बहुत सारा चीज़ है इसमें। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।